नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। अब स्कूलों और सरकारी कार्यक्रमों में एक बड़ा बदलाव लागू किया जा रहा है। नए आदेश के तहत सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा, उसके बाद जन गण मन और कार्यक्रम का समापन बिहार के राष्ट्रगीत मेरे भारत के कंठहार के साथ होगा। 26 अप्रैल 2026 को जारी इस आदेश ने शिक्षा और प्रशासनिक संस्थानों में नई चर्चा छेड़ दी है। क्या यह फैसला देशभक्ति को और मजबूत करेगा या इसे लेकर नई बहस खड़ी होगी? क्या सभी के लिए इसे मानना अनिवार्य होगा या कुछ लोगों को छूट भी मिलेगी? राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से जुड़े नियम क्या कहते हैं? ये आदेश किन किन जगहों पर लागू होगा और अगर कोई इसका पालन नहीं करता है तो इसकी क्या सजा हो सकती है? इन सभी पहलुओं को आज हम अपने स्पेशल स्टोरी में विस्तार से जानेंगे और बताएंगे आपको कि पूरी खबर आखिर है क्या। बिहार में वंदे मातरम पर नया आदेश। वंदे मातरम के 6 स्टैंजा गाना अनिवार्य। केंद्र की गाइडलाइंस का पूरा पालन जरूरी। बिहार में हाल ही में वंदे मातरम को लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद ये मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का भी केंद्र बन गया है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये नियम कहां-कहां लागू होंगे और कहां लोगों को छूट दी गई है। बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में यानी यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज या मदरसों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गायन से ही होगी। इसके तुरंत बाद राष्ट्रगान यानी जनगण मन गाया जाएगा और फिर क्लासेस शुरू होंगी। इसी तरह राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यक्रमों की शुरुआत भी वंदे मातरम से होगी। इसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा और फिर कार्यक्रम का समापन बिहार के राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार के साथ किया जाएगा। सरकार ने अपने आदेश में ये भी साफ किया है कि केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस राष्ट्रगीत को लेकर है उनकी पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वंदे मातरम के पूरे 6 स्टैंजा गाना जरूरी माना जाएगा। केंद्र सरकार ने 12 फरवरी को जो गाइडलाइंस जारी की थी उसमें कई बातें साफ तौर पर बताई गई है। जैसे जब राष्ट्र ध्वज को किसी परेड में लाया जाएगा तब वंदे मातरम गाना या बजाना होगा। जब तिरंगा फहराया जाएगा तब राष्ट्रगीत का पूरा 6 पैराग्राफ वाला वर्जन गाया जाएगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। सरकारी कार्यक्रमों को लेकर भी साफ नियम बनाए गए हैं। अगर किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति आते हैं या जाते हैं तो उस समय राष्ट्रगीत बजाया जाएगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब राष्ट्रपति का राष्ट्र संबोधन होगा तब उससे पहले और उसके बाद में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इसी तरह जब राज्यपाल या उपराज्यपाल किसी औपचारिक कार्यक्रम में आते हैं या जाते हैं तब भी राष्ट्रगीत बजाया जाएगा। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान समारोह में भी वंदे मातरम बजाने का नियम रखा गया है। अगर केंद्र सरकार किसी खास कार्यक्रम के लिए अलग से आदेश जारी करती है तो वहां भी ये नियम लागू होगा। अगर राष्ट्रगीत बैंड द्वारा बजाया जाता है तो उसकी शुरुआत में पहले ड्रम रोल किया जाएगा, यानी ढोल, मृदंग, बिगुल या तुरही जैसे वाद्य यंत्र से संकेत दिए जाएंगे। अगर किसी मार्चिंग ड्रिल के दौरान राष्ट्रगीत बजाया जाता है तो उसके शुरू होने से पहले 7 कदम की चाल होगी और फिर राष्ट्रगीत शुरू होगा। ऐसे सांस्कृतिक या औपचारिक कार्यक्रम जहां तिरंगा फहराया जाएगा वहां राष्ट्रगीत सामूहिक रूप से गाया जाएगा। सामान्य कार्यक्रमों में जहां जनप्रतिनिधि या सम्मानित लोग मौजूद होते हैं वहां भी वंदे मातरम गाया जा सकता है, लेकिन पूरे सम्मान और शिष्टाचार के साथ। हालांकि कुछ जगहों पर इसे अनिवार्य नहीं किया गया है, जैसे सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना और उस पर खड़े होना जरूरी नहीं है। अगर किसी न्यूज रोल या डॉक्यूमेंट्री फिल्म में राष्ट्रगीत बजाया जाता है तब भी दर्शकों के लिए खड़ा होना अनिवार्य नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके साथ क्या होगा? इस मामले में अभी सरकार ने सिर्फ गाइडलाइंस जारी की है। फिलहाल इन नियमों को कौन ना मानने पर किस तरह की सजा दी जाएगी या किस तरह का जुर्माना होगा, ये प्रावधान अभी नहीं किया गया है।
अगर आगे चलकर सरकार इस पर कोई कानून बनाती है या सख्त नियम लागू करती है, तब ये साफ होगा कि उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी। हालांकि राष्ट्रगान को लेकर पहले से ही कानून मौजूद है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर 1971 के तहत राष्ट्रगान का अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना भी हो सकता है। 2017 में अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ किया था कि संविधान में राष्ट्रगीत को अनिवार्य नहीं बनाया गया है, इसीलिए किसी को भी स्कूल या दफ्तर में इसे गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उस समय जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 51A में केवल राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान की बात कही गई है, वंदे मातरम का उसमें जिक्र नहीं है। अब ये समझना भी जरूरी है कि सरकार ने वंदे मातरम को अनिवार्य करने के लिए ये फैसला क्यों लिया। सरकार का कहना है कि इससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना, अस्मिता और गौरव को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बिहार के गौरवशाली इतिहास को मजबूत करने के लिए राज्य गीत मेरे भारत के कंठहार को भी शामिल किया गया है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ यही कारण नहीं माना जा रहा। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। उनके मुताबिक नई सरकार इस आदेश के जरिए राज्य की राजनीति को धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम मुद्दे की तरफ ले जाना चाहती है। भाजपा लंबे समय से ही वंदे मातरम को भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानती रही है और इसे सबके लिए अनिवार्य करने की बात करती रही है। कुछ विपक्षी दल और धार्मिक समूहों का मानना है कि इसके कुछ शब्द, जैसे देश को देवी के रूप में देखना, इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ कहा जाता है। बिहार में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है और सरकार को यह अंदाजा है कि इस आदेश के बाद मुस्लिम संगठनों या विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया आ सकती है। उनका मानना है कि इस तरह की प्रतिक्रिया से सरकार को राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है। मुस्लिम लीग की 2 बड़ी आपत्तियां। गैर इस्लामिक बताकर किया विरोध, मूर्ति पूजा से जोड़कर की गई आलोचना। अब बात करते हैं उस विवाद की जो वंदे मातरम को लेकर लंबे समय से चला आ रहा है। ये गीत सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को बंगाली लेखक और कवि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई साहित्य पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुआ था। उस समय इसे ज्यादा पहचान नहीं मिली थी, लेकिन 1882 में जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, तब ये काफी लोकप्रिय हो गया। इस उपन्यास में सन्यासी वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, जिसका मतलब है माँ को नमन करना। ये देश की धरती को माँ के रूप में देखा गया है। लेकिन जैसे जैसे ये गीत लोकप्रिय होता गया, वैसे वैसे इसका विरोध भी शुरू हो गया। 1908 में वरिष्ठ बैरिस्टर सर सैयद अली इमाम ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इसका विरोध किया। उन्होंने इसे गैर इस्लामिक बताया और कहा कि इससे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। 1920 में इस्लाम दर्शन पत्रिका में भी इसे मूर्ति पूजा का रूप दिया गया। रियाते इस्लाम मैगजीन में भी वंदे मातरम बोलने को गैर इस्लामिक बताया गया। 1923 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इसका विरोध देखने को मिला था, जब कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर ने इसे गाने से इनकार कर दिया था और कार्यक्रम के दौरान वहां से उठकर चले गए थे। 1938 में मुस्लिम लीग के एक सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसका विरोध किया था और कहा था कि मुसलमान बच्चों को जबरदस्ती वंदे मातरम गवाया जा रहा है। मुस्लिम लीग को इस गीत से 2 बड़ी आपत्तियां थी। सबसे पहली तो ये थी कि इसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है और ये मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है, जो इस्लाम में स्वीकार नहीं है। दूसरी ये कि जिस आनंद मठ उपन्यास से ये लिया गया है, उसमें मुसलमानों को देश का दुश्मन दिखाया गया है। इतिहासकार RC मजूमदार का कहना है कि वंदे मातरम को सीधे तौर पर एंटी मुस्लिम नहीं कहा जा सकता, लेकिन आनंद मठ में जिस तरह से देवी काली का चित्रण किया गया है, उससे ये जरूर लगता है कि उस समय का राष्ट्रवाद हिंदू सोच से ज्यादा प्रभावित था। इतिहासकार राम बुनियानी भी कहते हैं कि कुछ मुसलमानों को इस गीत के बाद से 4 छंदों से परेशानी है, क्योंकि उसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है और वही आनंद मठ के मुसलमानों को खिलाफ जो भी वर्णन किया गया है, वो भी चिंता का विषय है।
2006 में इस्लामिक संगठन जमाते उलमा हिंद ने भी कहा था कि कोई सच्चा मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकता। उत्तर प्रदेश के देवबंद में भी इसके खिलाफ फतवा भी जारी किया गया था। इन सभी फैक्ट्स को देखते हुए ये साफ होता है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुद्दा है जो इतिहास, धर्म, राजनीति और समाज सभी से जुड़ा हुआ है। बिहार सरकार का नया आदेश इस बहस को और एक बार फिर से सामने लेकर आया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोग इसे कैसे स्वीकार करते हैं। क्या ये फैसला समाज में एकता बढ़ाएगा या नई बहस और विवाद को जन्म देगा? आने वाले समय में सरकार इस पर और क्या कदम उठाती है, ये भी काफी अहम होने वाला है, क्योंकि इससे ये तय होगा कि ये सिर्फ एक गाइडलाइंस बनी रहती है या फिर एक सख्त नियम के रूप में ले लेती है। आपको हमारी खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।